एयरक्राफ्ट्स वाइज हम कहाँ हैं? डू वी हैव इनफ एयर कंट्रोल ट्रैफिक स्टाफ? हमारे पास में इतनी फैसिलिटी ही नहीं है कि हम रिपेयर कर पाए एयरक्राफ्ट्स को यहाँ पर। फॉर रिपेयरिंग दे हैव टू गो अब्रॉड। तो आपको लगता है कि जो एयर ट्रैवल है उसकी एक्सेसिबिलिटी ट्रेन ट्रैवल की जैसे हो जाएगी? जब भी हम एयर ट्रैवल को ट्रेन से कंपेयर करें तो हमें कंपेयर करनी चाहिए सेकंड एसी एंड फर्स्ट एसी। तो आपको लगता है कि पैसेंजर को कभी एयरलाइंस जो है वो एक्सप्लॉइट करती है? एयरलाइंस के पास कभी कभी सीजनल प्रेशर आ जाता है। अमित जी, ट्रेनिंग होती है इंडिया में पायलट्स की? बहुत। साउथ अफ्रीका और फिर अमेरिका क्यों जाते हैं अपने CPL के लिए? एयरलाइन सेक्टर बहुत थिन मार्जिन पे ऑपरेट करता है। 600-700 करोड़ का एक हवाई जहाज है। फिर पायलट्स की कॉस्ट है। सफिशिएंट नंबर ऑफ पायलट्स है हमारे पास। इंडिगो ऑफ कोर्स इज मेकिंग प्रॉफिट इन इंडिया। 65% मार्केट शेयर और नेटवर्क बहुत बड़ा है। 450 हवाई जहाज हैं। कि अगर एयरलाइन कहती है कि ठीक है मैं एंसिलरी में कम से कम रखती हूँ तो फिर कहीं ना कहीं उसे बेस फेयर अपना बढ़ाना पड़ेगा। अगर कोई स्मार्टली टिकट बुक करता है और टाइमली टिकट बुक करता है, ही कैन सेलेक्ट ए सीट जिसमें पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। एयरलाइन को सबसे पहले रिपोर्ट करे कि मेरा डिले है, डैमेज है, लॉस्ट है। मेडिकल इमरजेंसी अगर फ्लाइट में होती है, पहला रिकॉर्ड तो यही है कि वो केबिन क्रू को बताएंगे। अगर केबिन क्रू से हैंडल नहीं होता तो वो अनाउंसमेंट करेंगे कि कोई डॉक्टर ऑन बोर्ड अवेलेबल है जो कि फर्स्ट एड दे सकता है या डिफिब्रिलेटर होते हैं या ऑक्सीजन मास्क से भी हेल्प कर सकता है। अगर फिर भी आउट ऑफ कंट्रोल है। नमस्कार, मैं हूं निशा पंत और आप देख रहे हैं व्हाट मैटर्स विद निशा पंत। यहाँ हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि हेडलाइंस के पीछे की रियलिटी समझने की कोशिश करते हैं। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि भारत में एविएशन इंडस्ट्री अनप्रेसिडेंट ग्रोथ देख रही है। नए एयरपोर्ट्स, नई एयरलाइंस, रिकॉर्ड पैसेंजर्स। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इतनी फ्लाइट्स होने के बावजूद भी एयरलाइंस प्रॉफिट क्यों नहीं कमाती? क्यों अचानक फ्लाइट टिकट्स आसमान छूने लगती है? फ्लाइट डिले हो जाए तो आपके राइट्स क्या हैं? लॉस्ट बैगेज पर लॉ क्या कहता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया सच में दुनिया का नेक्स्ट एविएशन हब बनने वाला है? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एविएशन इंडस्ट्री के एक ऐसे एक्सपर्ट जिन्होंने सिर्फ इंडस्ट्री को बाहर से नहीं देखा बल्कि एविएशन बैंकिंग, एयरपोर्ट, एयरक्राफ्ट लीजिंग, एयरलाइन स्ट्रैटेजी और एविएशन पॉलिसी के अंदर जाकर काम किया है। डायरेक्टर ऑफ एरो इंटेलेक्ट एविएशन, अमित मित्तल जी। अमित मित्तल जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। अमित मित्तल जी, you are an aviation expert. So the passenger traffic says, yes, we are scaling up. But the infrastructure is playing catch up. So भारत का जो एविएशन मार्केट है वो वर्ल्ड का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट बनने जा रहा है जी। पर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वेयर आर वी प्लेस्ड टुडे? इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मैं कहूँगा कि एयरपोर्ट्स, पहले एयरपोर्ट्स कम थे और अब एयरपोर्ट्स ग्रेजुअली बढ़ते चले जा रहे हैं जी। अभी उड़ान स्कीम आई है 26 मार्च 2026 में, जिसमें कि अगले 10 साल में 100 नए एयरपोर्ट्स की बात हो रही है और रीजनल एयरपोर्ट्स भी काफ़ी हैं हमारी कंट्री में। बड़े एयरपोर्ट्स जैसे जेवर एयरपोर्ट और नवी मुंबई भी इनॉग्रेट हो चुके हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम लोगों ने कैचअप करा है और उड़ान स्कीम में भी हम लोगों ने नए एयरपोर्ट्स को लिए फोकस करा है, स्मॉल रीजनल एयरपोर्ट्स जी। तो 157 जो था वो 2024 में हमारे पास में एयरपोर्ट थे, पर जो हमारा टारगेट था 2030 तक 220 एयरपोर्ट्स का था। सो आर वी कैचिंग अप, वी आर स्केलिंग अप वहाँ पर, या फिर अभी भी हम पीछे हैं जहाँ हमें इतने एयरपोर्ट्स चाहिए, अभी हमारे पास में उतने एयरपोर्ट्स, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? इज इट? मैं इसे इस तरीके से कहूँगा कि कुछ एयरपोर्ट जो हैं वो ऑलरेडी बन चुके हैं और वहाँ पे ट्रैफिक कम है और कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है। तो जैसे टिपिकली जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद, वहाँ पे अच्छा ट्रैफिक है। लेकिन काफ़ी एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जो छोटे एयरपोर्ट्स हैं, जैसे जैसलमेर है, चंडीगढ़ है, जोधपुर है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो बने थे लेकिन उतने कैचअप नहीं कर पाए हैं। तो इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर को हम फ्लाइट्स के साथ जोड़ें अगर, तो हमें बड़ी पिक्चर मिलेगी कि कितनी फ़्लाइट्स
कितने एयरपोर्ट्स को सर्व करनी है। सो अमित जी, अगर हम बात करते हैं पैसेंजर साइज वाइज, तो हाँ। मतलब आर वी एट नंबर 3 इन द वर्ल्ड ग्लोबली? आर वी एट नंबर 3? हाँ, क्योंकि डोमेस्टिक में हम लोग के पैसेंजर नंबर्स काफ़ी ग्रो हुए हैं पिछले 10-12 साल में। हालांकि पिछले 1-1.5 साल में पैसेंजर ग्रोथ उतनी नहीं हुई है जितनी की होनी चाहिए थी। वर्ल्ड का बिगेस्ट मार्केट्स में यूएस, चाइना एंड ऑफ कोर्स इंडिया इज़ कैचिंग अप। तो हम लोग नंबर्स तो ऑफ हैंड में अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन नंबर काफ़ी बड़े हैं हम लोग। So 336 million domestic plus international packs in the financial year 2024 to 25. पर आइटा कह रहा है कि 2030 तक 860 जो है वो एक्सपेक्टेशन है आइटा की। इंडियन मार्केट में जी। इतनी कंटिन्यूस ग्रोथ मुझे थोड़ी डिफिकल्ट लगती है। राइट। क्योंकि उसका बहुत से, जैसे बीच में अभी ये वेस्ट एशिया में टर्बुलेंस आ गई, कन्फ्लिक्ट आ गया, इस वजह से पैसेंजर ग्रोथ स्लो हो गई। या आप ओवरऑल अगर हम इकोनॉमी की ग्रोथ देखें तो डायरेक्टली कभी कभी पैसेंजर ट्रैफिक में पॉपुलेट डाउन नहीं होती है। जी जी। तो जो प्रोजेक्शन है आयाटा का वर्सेस जो एक्चुअल नंबर है, उसमें थोड़ा सा मिसमैच हम देख सकते हैं। राइट। हाँ। ओके। तो हम, आपने एयरपोर्ट्स के बारे में बात करी, तो एयरक्राफ्ट्स वाइज हम कहाँ हैं? डू वी हैव इनफ इन आवर कंट्री? वी आर स्टिल ऑर्डरिंग मोर? नहीं, हम लोग के अभी कमर्शियल एयरक्राफ्ट अराउंड 850 एयरक्राफ्ट हैं, 850 एयरक्राफ्ट। जी जी। जो हमारा फ्लीट है, करंट फ्लीट, जिसमें कि A320, 737 बोइंग और एयरबस के एयरक्राफ्ट हैं और इंटरनेशनल फ्लाई करने वाले एयरक्राफ्ट हैं। हम लोग की जो ऑर्डर बुक है, 3 बड़ी जो एयरलाइंस है, एयर इंडिया, इंडिगो और आकाशा, सबने बड़े ऑर्डर्स दिए हैं। जैसे इंडिगो के अप्रॉक्सीमेटली 600-700 नए एयरक्राफ्ट आने वाले हैं जी। एयर इंडिया के भी 500-600 नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर बुक पेंडिंग है। आकाशा के अराउंड 35 एयरक्राफ्ट हैं अभी, उनकी ऑर्डर बुक 225 एयरक्राफ्ट की है। तो ऑर्डर बुक तो है इंडियन ऑपरेटर्स की, इन तीनों ऑपरेटर्स की। इसके अलावा छोटे ऑपरेटर्स भी हैं, जैसे स्टार एयरलाइंस है या फ्लाई 91 है, उनके पास रीजनल एयरक्राफ्ट हैं। तो ऑर्डर बुक हम लोग की हेल्दी है। मेन बात है कि सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है कि एयरबस और बोइंग कितने एयरक्राफ्ट सप्लाई कर पाते हैं और कितना हम इनको एब्जॉर्व कर सकते हैं अपने एयरलाइन सिस्टम में। जी, मैं पढ़ रही थी वाइल रिसर्चिंग ऑन दिस टॉपिक कि 1700 प्लस जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो, दैट इज़ आवर ऑर्डर बुक। यस। सो तो एयरपोर्ट्स भी जो है वो अब फंक्शनल है। जैसे कि आपने अगर हम IGI दिल्ली की बात करते हैं तो टर्मिनल 1 के एक्सपेंशन के बाद से 109 मिलियन पैक्स जी की जो वो है कैपेसिटी बढ़ गई है। हाँ। और नवी मुंबई की भी जैसे आपने बात करी, मतलब उसने भी काफ़ी लोड ऑफ कर लिया है फेज़ 1 के एक्सपेंशन के बाद से। जी। फेज़ 1 जब ओपन हुआ उसके बाद से छत्रपति शिवाजी जो एयरपोर्ट है जी, उसका भी काफ़ी लोड ले लिया। आई थिंक इट्स, बट आर वी स्टिल लैगिंग समवेयर? हमारे पास पे जो शॉर्ट इसकी प्रॉब्लम्स है, हम कहाँ लैग कर रहे हैं? जी, प्रॉब्लम्स को मैं ऐसे इसको देखना होगा कि टिपिकली क्या होता है कि जब नया एयरपोर्ट खुलता है तो एयरपोर्ट इन इटसेल्फ एक एंटिटी है जहाँ पे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ लैंडिंग कर रहे हैं, लेकिन उस एयरपोर्ट की सिटी से कितनी कनेक्टिविटी है, राइट, और वहाँ पे जो उसका एरिया है जहाँ से पैसेंजर्स को आना है उसको हम कहते हैं कैचमेंट एरिया। उस एरिया के आसपास इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी है कि वो एयरपोर्ट वायबल होता है कि नहीं होता। तो टिपिकली जब नया एयरपोर्ट शुरू होता है उसको कुछ टाइम लगता है पिकअप करने में, और जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट होता है पैसेंजर्स को, एयरलाइंस को वहाँ की आदत पड़ी होती है कि जैसे जो अभी जो एग्जिस्टिंग नवी मुंबई एयरपोर्ट है वो इमीडिएटली एग्जिस्टिंग जो एयरपोर्ट है मुंबई का उसको बीट नहीं कर पाएगा, उसके बराबर अभी नहीं आ पाएगा। ऐसे JFK एयरपोर्ट अभी जून में शुरू होंगी फ़्लाइट्स, तो उसका दिल्ली एयरपोर्ट पे इम्पैक्ट आने में 2 से 3 साल लगेंगे उस लेवल तक आने में। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें कि बड़े एयरपोर्ट जो टिपिकली सेटअप करे जाते हैं, जो सेकंड एयरपोर्ट है किसी सिटी का, उसको टाइम लगता है। हाँ, जैसे कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सेटअप कर गए, जैसे बेंगलोर का एयरपोर्ट सेटअप करा गया पुराना एयरपोर्ट बंद करके,
HAL का पुराना एयरपोर्ट होता था, ऐसे ही हैदराबाद का भी नया एयरपोर्ट सेटअप करा गया बेगमपेट एयरपोर्ट बंद करके, वहाँ इमीडिएटली ट्रैफिक पहले दिन से ही शुरू हो गया। राइट, राइट। तो ये आपको लगता है कि इसके साथ साथ टर्मिनल की भी हमारे पास में प्रॉब्लम है? टर्मिनल की प्रॉब्लम इस तरीके से कि कंटिन्यूस हमारा, क्योंकि पैसेंजर लोड बढ़ रहा है और फ्लाइट्स की हमें पार्किंग बेस चाहिए, राइट, और पार्किंग की बेस के साथ एरो ब्रिजेस चाहिए, चेक इन चेकआउट काउंटर्स चाहिए, और फिर ये भी देखना कि लो कॉस्ट एयरलाइंस जैसे बढ़ती चली जा रही हैं, इंडिगो, आकाशा, एयर इंडिया एक्सप्रेस, मेन डिमांड लो कॉस्ट एयरलाइंस की है, राइट, डोमेस्टिक में खास तौर से। तो वहाँ पे टर्मिनल पे थोड़ा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि आज हम देखते हैं एयरपोर्ट्स पे जब हम जाते हैं तो हमें चेक इन टाइम ज़्यादा लगता है, पैसेंजर का भीड़ बहुत ज़्यादा लगती है दिखाई देने में। तो हाँ, देखने में ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट कंस्ट्रेंड है और वहाँ पे जितना कैपेसिटी होनी चाहिए उतनी नहीं है राइट, पैसेंजर को। अब वो उसका एक रीज़न ये भी कि कुछ पीक टाइम्स होते हैं एयरपोर्ट पे, सुबह 8 से लेके 11 बजे तक और शाम को 5 से लेके 8 बजे तक, जो कि पीक टाइम्स हैं एयरपोर्ट के। जो बीच का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग टाइम में, वहाँ का आपको कम पैसेंजर दिखाई देंगे। तो टर्मिनल सैचुरेशन जो है वो एक रियलिटी है। जी जी। और आई थिंक सिटीज़ लाइक पटना, पुणे, जयपुर, मतलब यहाँ आई थिंक नाइट पार्किंग में भी कुछ इसमें स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। हाँ, मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे रीजनल एयरपोर्ट्स में ट्रैफिक बढ़ता चला जाता है, तो एयरपोर्ट कभी, एक मैं पर्टिकुलर एयरपोर्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन इन जनरल एयरपोर्ट कभी कभी पार्किंग स्लॉट्स की कंस्ट्रेंट्स आते हैं जी। नाइट नाइट पार्किंग इज़ बिग एरिया, जहाँ पे नाइट पार्किंग में कितने अवेलेबल है वहाँ पे पार्किंग स्टैंड्स वगैरह, उसके इश्यूज आते हैं। क्योंकि एयरक्राफ्ट इंडक्शन तो रेगुलरली हो ही रहा है तीनों एयरलाइंस में, आकाशा में, इंडिगो में, एयर इंडिया में, और वो धीरे धीरे जो बड़े रूट्स हैं, ट्रंक रूट जिनको कहते हैं, दिल्ली मुंबई, दिल्ली बेंगलोर के अलावा छोटे रूट्स पे भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे एयरलाइन के लिए फिजिबल नहीं होता कि हर टाइम वो बड़े एयरपोर्ट पे ही पार्क करे, उसको अपने नेटवर्क में एयरक्राफ्ट को स्प्रेड करना पड़ता है। तो वहाँ पे कभी कभी मिसमैच को हम देखते हैं। राइट। हाँ। सो ये इसके साथ साथ आपको लगता है कि वी आर फेसिंग एनी अदर लाइक मेजर प्रॉब्लम जिसकी वजह से मतलब वी आर लैगिंग बिहाइंड अपार्ट फ्रॉम द टर्मिनल सैचुरेशन? कुछ हमारे पास में स्टाफ, आर वी गुड विद स्टाफ? Air traffic control staff, do we have enough air control traffic staff? ATC ट्रैफिक कंट्रोलर्स इज ए सॉवरेन फंक्शन, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंक्शन है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरे इंडिया में वही लोग करते हैं। राइट। उनके अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, और वहाँ भी ये क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी ग्रो हुआ है पिछले कुछ सालों में एयरपोर्ट्स का, एयरक्राफ्ट का, और ट्रेनिंग एक रेगुलर रिक्वायरमेंट है उनकी। और चैलेंजिंग एयरपोर्ट्स भी हैं हमारे पास, जैसे दिल्ली में सर्दियों का टाइम 2-3 महीने का चैलेंज रहता है, मुंबई में मानसून पीरियड रहता है जी। तो हाँ, कुछ टाइम पे कभी कभी द ATC कंट्रोलर्स हैं, उनके ऊपर लोड तो पड़ता है क्योंकि वर्क स्ट्रेस काफ़ी है उनके ऊपर, काम। हाँ, तो लेकिन ये धीरे धीरे गवर्नमेंट इज़ टेकिंग केयर ऑफ दैट। एग्जैक्ट नंबर तो मुझे नहीं पता कि कितनी शॉर्टेज है इस टाइम, लेकिन क्योंकि ट्रैफिक बड़ा है तो कैचअप हो रहा है सिस्टम, ऐसी बात नंबर, बिकॉज नंबर्स कीप वेरिंग आल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपने ट्रेनिंग के बारे में भी बात करी, तो आई वाज रियली थिंकिंग कि आप ये जब मेंटेनेंस, रिपेयर या ओवरहॉलिंग की अगर हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट्स को लेकर, जी जी, तो इट वाज वेरी स्ट्रेंज कि इंडिया में तो हमारे पास में इतनी फैसिलिटी ही नहीं है कि हम रिपेयर कर पाएं एयरक्राफ्ट्स को। यहाँ पर फॉर रिपेयरिंग दे हैव टू गो अब्रॉड। नहीं, इसमें भी 2-3 एस्पेक्ट्स हैं रिपेयरिंग में। अगर बिल्कुल कॉमन उसमें कहें कि देखिए, आपके पास एक तो एयरक्राफ्ट का बॉडी है जिसे एयर फ्रेम कहते हैं, फिर इंजन है एयरक्राफ्ट के, और फिर उसके कंट्रोल सिस्टम है जिनको एवियोनिक्स कहते हैं। राइट। तो अब अलग अलग MRO और फिर एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स हैं। जैसे किसी भी इक्विपमेंट या मशीन में अलग अलग सब सिस्टम्स और कंपोनेंट्स होते हैं, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स हैं। राइट। तो अलग अलग सर्टिफिकेशन लेवल होता है कि कौन सा MRO क्या कर सकता है। राइट। और फिर उनके एक तो DGCA का, इंडिया का अपना सर्टिफिकेशन है जी, और क्योंकि दोनों एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर एक यूरोपियन है, एक अमेरिकन है। एयरबस इज यूरोपियन, बोइंग इज अमेरिकन। राइट। तो अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट MRO है, जो मेंटेनेंस है, वो
फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस की, वहाँ से गवर्न होती है, और यूरोपियन होता है यासा से, यूरोपियन एविएशन सेफ्टी। तो उनके सर्टिफिकेशंस भी बहुत ज़रूरी हैं किसी एमआरओ को उस एयरक्राफ्ट पे काम करने के लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास में वो सर्टिफिकेशन नहीं है? सर्टिफिकेशंस का एक अलग अलग लेवल है कि हम कुछ काम इंडिया में कर रहे हैं, कुछ जो है बहुत हैवी मेंटेनेंस का काम होता है उसके लिए एयरक्राफ्ट बाहर जाते हैं, या इंजन मेंटेनेंस है जिसके लिए बहुत कॉम्पिटेंस की भी रिक्वायरमेंट है या हमारे पास सर्टिफिकेशन नहीं है, उस काम के लिए एयरक्राफ्ट बाहर जाते हैं। तो फिर क्या सिर्फ 15% एयरक्राफ्ट ही भारत रिपेयर करता है? इज द फिगर राइट? देखिए उसमें अलग अलग लेवल है। एक तो हम लोग एयर फ्रेम में आगे हैं, इंजन में थोड़ा हमें कैचअप करना है, क्योंकि वो एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है जो भी इंजन मैन्युफैक्चरर है उसका, और वो हाईली टेक्निकल एरिया है। लेकिन कुछ जैसे एक होता है लाइन मेंटेनेंस, जिसमें कि डेली बेसिस पे एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस चेक होता है, एयरलाइन स्टाफ चेक करता है जी। उसमें सब एयरलाइंस कॉम्पिटेंट हैं। यहाँ पे हमारे पास एमआरओ हैं, व्हील्स, ब्रेक्स हैं, रेगुलर आइटम्स हैं। जो हाईली टेक्निकल, जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, इंजन्स हैं या एयरक्राफ्ट के सिस्टम्स हैं अंदर के, उसमें क्योंकि वॉल्यूम नहीं है इतना, तो इट इज़ ऑल्सो ए कमर्शियल, टेक्नो कमर्शियल एस्पेक्ट देखना पड़ता है। राइट, हाँ, राइट। तो अमित जी, हाउ अबाउट टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़? क्योंकि आई थिंक टीयर 2, 3 सिटीज़ को मतलब काफ़ी बहुत अच्छा सा कनेक्ट तो किया गया है, कनेक्टिविटी तो उनको दी गई है जी। आई थिंक जो अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स थे उनको भी यूज़ में लाया गया है। बट आपको ये लगता है कि दरभंगा जैसी अगर हम जगह की बात करते हैं तो वहाँ कनेक्टिविटी तो है, 100% लोड तो है, पर फिर भी फ्लाइट्स के लिए 2-3 घंटे का डिले जो बिल्कुल एक नॉर्मल डिले वहाँ समझा जाता है। सो यू थिंक दीज पॉइंट्स कैन, दिस इज़ वेयर वी आर लैकिंग? ये सब पॉइंट्स मिलके मतलब हमारे, जैसे हमने बात करी अभी एयरपोर्ट सैचुरेशन की हमने बात करी, एटीएस स्टाफ की शॉर्टेज की हमने बात करी, प्लेन्स जो है वो यहाँ रिपेयर नहीं होते हैं, और फिर जो कनेक्टिविटीज़ हैं टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ की, वहाँ भी फ्लाइट्स का डिले होना। सो यू थिंक दीज आर द पॉइंट्स वेयर वी स्टिल नीड टू वर्क? अब इसमें जैसे दरभंगा एक क्लासिक एग्जांपल है जहाँ पे डिमांड एकदम से बहुत ज़्यादा, एयरपोर्ट खुला, बहुत अच्छी डिमांड आई, राइट, और ट्रैफिक एकदम से शूट अप करा, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ से गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली सब जगह ट्रैवल करते हैं जी। और वहाँ पे ये भी एक फिनोमेना देखा गया कि सीजनल ट्रैफिक भी एकदम से स्पाइक होता है, राइट। जब छठ पूजा होती है या दिवाली होती है या ऐसा होता है, फेस्टिवल वगैरह जो होता है, क्योंकि छठ एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है बिहार में। तो हमें ये देखना है कि वो जो डिले है उसमें ब्रेकअप अगर करें तो एक तो सीजनल लोड की वजह से है, दूसरा ये है कि कभी कभी ये होता है कि जो एयरलाइन जो फ्लाई कर रही होती है अपने एयरक्राफ्ट, वो पूरे नेटवर्क में फ्लाई कर रही है, राइट। वो ऐसा रेयरली होता है कि वो खाली दिल्ली दरभंगा करके वापस दिल्ली आएगा, राइट। वो दिल्ली दरभंगा आगे कहीं और जाएगा, फिर घूम के वापस आएगा, तो एक सर्किट में पूरा फ्लाई कर रहा है, right। तो अगर पहले से कोई एयरक्राफ्ट डिले है और वो वहाँ पे आ रहा है तो वो एक कास्केडिंग इफेक्ट भी होता है कभी कभी, राइट। तो वो देखना होता है कि नेटवर्क एयरलाइन कैसे मैनेज कर रही है और कितना ट्रैफिक से कैचअप हो रहा है, पैसेंजर ट्रैफिक से। तो फिर हम कैसे इस चीज़ को कवर कर सकते हैं? हाउ इज द एविएशन मेकिंग वर्किंग ऑन दीज पॉइंट्स? तो एविएशन में एक तो बड़ी एयरलाइंस हैं जैसे, और कुछ एयरलाइंस रीजनल एयरलाइंस भी हैं, राइट। तो धीरे धीरे रीजनल एयरलाइंस जैसे पिकअप करेंगी और उड़ान स्कीम ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। अभी क्या होता है कि छोटे एयरपोर्ट पे भी लोग जो जैसे किसी को छोटे एयरपोर्ट से दूसरे छोटे एयरपोर्ट पे जाना है और वहाँ की कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो दिल्ली दरभंगा से मुंबई जाएगा, फिर वहाँ से वो लेट्स से कोई और टाउन में आता है महाराष्ट्र के, तो जब वो इंटर टाउन कनेक्टिविटी बढ़ेगी बिटवीन टीयर 3 एंड टीयर 3, राइट, तब वो सिचुएशन आएगी कि जो हमारा जो लोड फैक्टर है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही,
हाँ और इसे और भी ज़्यादा डेवलप होना चाहिए. हाँ रीजनल एयर कनेक्टिविटी Connectivity is also another point that जी is like a one major point along with infrastructure. राइट क्योंकि जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी तो आई थिंक इतनी फ्रीक्वेंट फ्लाइट्स जो है और इतने कम समय में जो फ्लाइट्स है वो नहीं ली जा सकेंगी. हाँ क्योंकि जो हो क्या रहा है कि पहले आप छोटे एयरपोर्ट से छोटे एयरपोर्ट पे अगर आप छोटे एयरक्राफ्ट लगा रहे हैं और वो आपका वायबल चल रहा है तो एयरलाइन को बड़े एयरक्राफ्ट मतलब वो मैनेज करने में आसानी रहेगी ना. क्यों रीजनल एयरलाइंस जो है वो बड़े एयरलाइंस को सर्व भी कर सकती हैं. राइट. दे कैन एक्ट लाइक गिविंग ट्रैफिक टू बिगर एयरलाइंस. हमारे पास में पैसेंजर्स भी रेडी हैं, प्लेन्स भी ऑर्डर हो गए हैं और ऑर्डर बुक में हम नंबर 3 पर है. पर आई थिंक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि प्लेन लैंड कहाँ करेगा, उसे लैंड कौन कराएगा. सो आई थिंक ये जो प्रॉब्लम्स है ये अभी भी दे आर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स इवन नाउ इन 2026. लैंड कहाँ करेगा मतलब कि एयरपोर्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है. एब्सोल्युटली. अब जितनी आई थिंक टारगेटेड थी, हाँ. हैव वी अचीव्ड, आई एम आस्किंग यू दिस, हैव वी अचीव्ड दैट? जितनी हमारा टारगेट था हमने वो कर लिया अचीव? देखिए मैं ऐसे ना एक रीजनल उसमें डिवाइड करूँगा. अगर हम जैसे वेस्टर्न इंडिया देखें, यूपी देखें, नॉर्थ इंडिया देखें, वहाँ पे एयरपोर्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है. राइट. हम ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया देखें, वहाँ एयरपोर्ट कंसंट्रेशन कम है, नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स आर लेसर. तो एक उसका इकोनॉमिक फैक्टर है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और ट्रैवलर्स कितने हैं. आप उससे हम इसको देख सकते हैं. हम इसको नॉर्थ ईस्ट का देखें, नॉर्थ ईस्ट के अभी भी 5-6 बड़े एयरपोर्ट्स ही हैं. धीरे धीरे वो कनेक्टिविटी विद इन नॉर्थ ईस्ट रीजन भी बढ़ रही है. लेकिन इस वजह से हम इसे कैसे कह सकते हैं कि वी हैव टू डिवाइड दैट विद इन इंडिया ऑल्सो वेरियस रीजन्स के अंदर. राइट. ओके. सो अमित जी, अगर हम बात करते हैं रीजनल कनेक्टिविटी, जैसे कि जो अभी आपने बोला रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम 2016 की अगर हम बात उड़ान करते स्कीम जो हैं जी, उड़ान उड़े आम देश का आम नाम ना देश का आम नागरिक. तो देश का आम नागरिक क्या उड़ पा रहा है जितना एक्सपेक्टेड था? पहले जो एयर फेयर्स हुआ करते थे उस हिसाब से जैसे जैसे ओवरऑल इकोनॉमी का साइज़ बढ़ा है, चीज़ें महंगी हुई हैं. सबसे बड़ा इनपुट है एविएशन टर्बाइन फ्यूल. वो बहुत उसके प्राइस इंक्रीज़ हुए हैं. हालांकि उसमें भी गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक में 25% से ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते. उसका गवर्नमेंट ने कैप कर रखा है. वही एविएशन फ्यूल इंटरनेशनल में 2 लाख रुपए पर किलो लीटर है और डोमेस्टिक में 1,04,000 है. पर दुबई में तो उसके ऊपर 0 टैक्स है एंड हियर वी आर पेइंग 1 to 30% टैक्स. हाँ तो इंडिया along में with PSF और you know और भी PSF VAT and UDF तो UDF, yes. हाँ वो एयरपोर्ट के चार्जेस हैं जी. जो ATF के ऊपर एक सबसे बड़ा रिफॉर्म की जरूरत है वो है GST की. क्योंकि एविएशन हाँ जो एविएशन फ्यूल है जैसे ATF कहते हैं उसकी 30 to 40% ऑपरेटिंग कॉस्ट है किसी भी एयरलाइन के लिए. और क्योंकि वो इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है और वो क्रूड ऑयल से लिंक्ड है वो, तो इसका इफेक्ट तो आता ही है एयरलाइन के ऊपर. तो बेसिकली हम एविएशन टर्बाइन फ्यूल के लिए हम एयर टिकट का कितना हिस्सा हो जाता है जो हम पे करते हैं? एयरलाइन सरचार्ज भी लगाती हैं कि जब अब फेयर प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं तो फ्यूल सरचार्ज भी लगाती हैं एयरलाइन. और कुछ वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती हैं क्योंकि एक मार्केट कंपटीशन होता है कि बियॉन्ड ए सर्टेन पॉइंट आप बहुत ज़्यादा फेयर बढ़ा देंगे तो फ़र्क पड़ेगा उस पर जी. तो एयरलाइन तो कोशिश करेगी कि भाई विदाउट हैविंग मोर लॉस कितनी अपनी कॉस्ट को वो कवर करके कितना पास ऑन कर सकती है कस्टमर के ऊपर. राइट. तो पूरा मार्केट डायनेमिक्स के ऊपर डिपेंड करता है. हालांकि पहले प्रेजेंट सिचुएशन में क्योंकि ATF के प्राइसेस बढ़े हैं तो एयर फेयर्स बढ़े हैं. जी जी. तो इंडिया में हमें उसके लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ता है बिकॉज ATF इज हाँ क्योंकि पेइंग फॉर हाँ हम लोग का गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं क्योंकि किसी स्टेट जो छोटी स्टेट्स हैं वहाँ ATF का परसेंटेज वैट जो है इसके ऊपर लगता है वो ज़्यादा है जी. अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने 6 महीने के लिए पहले यहाँ 25% था फॉर एग्जांपल अब 7% वैट कर दिया है. बट दिस इज फॉर 6 months क्योंकि यहाँ पे क्राइसिस चल रहा है वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है. तो वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट इसको कैसे टेकअप करती है. और जब तक कि एक ऑल इंडिया लेवल पे हमारा
यूनिफॉर्म जीएसटी विद इनपुट क्रेडिट एयरलाइंस को ऑपरेटर्स को मिलना, उसका एक मैकेनिज्म नहीं बनेगा, तब तक ये एक इशू रहेगा कि एटीएफ की वजह से एयरलाइंस के प्राइसिंग पे इम्पैक्ट आएगा। सो दैट बीइंग वन, आई थिंक जहाँ हम उड़ान की बात कर रहे थे, तो एटीएफ के जो चार्जेस है, जो उसकी परसेंटेज है, दैट बीइंग वन, इसके अलावा भी आपको लगता है कि मतलब ये क्यों वाज दिस स्कीम सक्सेसफुल, कि हम कह सकते हैं कि दिस स्कीम वाज नॉट सक्सेसफुल? नहीं, उसमें मैं कहूँगा कि उड़ान में बहुत से एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे सब्सिडाइज्ड वैट है, राइट, जहाँ पे वैट परसेंटेज 1% है या कुछ है, वहाँ पे एटीसी चार्जेस भी नहीं है। उड़ान के जो एयरपोर्ट्स हैं, नेविगेशन चार्जेस या पार्किंग चार्जेस में भी डिबेट मिलता है, बहुत नहीं भी हैं उड़ान में। तो ये सारी स्कीम गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि 50% ऑफ द सीट्स जो है उसमें 1 घंटे के लिए 2500 एयरलाइन को पे करती है गवर्नमेंट ऑफ उड़ान स्कीम के अंतर्गत। उसमें उड़ान में जितने रूट्स एलोकेट हुए, अभी उड़ान 5.5 चल रहा है और उड़ान 2.0 शुरू हुआ है इस ब्लॉक पीरियड फॉर अनदर 10 ईयर्स, 2026 से 2036 तक। पहले 2016 से 2026 तक चला ब्लॉक 1, अब नया ब्लॉक शुरू हुआ है 2026 से 2036 तक। तो गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि जो पहले कमियां रह गई हैं, क्योंकि ऐसा भी हुआ कि बहुत बार उड़ान के रूट्स बिड हुए, एयरलाइंस ने बिड करा और वो उस रूट पे नहीं चला पाए, काफ़ी रूट्स को बंद करना पड़ा। और क्योंकि कुछ रूट सीजनल थे, कहीं पे पैसेंजर वायबिलिटी नहीं थी, तो वहाँ पे एयरलाइंस ने बिड करके बंद कर दिया। तो ये एक देखने वाली बात है कि उड़ान स्कीम में 100% सक्सेसफुल नहीं हुई है। जितना चाहते थे कि हर रूट पे पैसेंजर मिले और रेगुलर फ्लाइट चले, ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। इसमें अब गवर्नमेंट ने सी प्लेन भी शुरू कर दिया है। सी प्लेन के लिए एक एयरलाइन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। हेलीकॉप्टर के लिए भी उड़ान स्कीम है, जिसमें कि हेलीकॉप्टर भी जो हम 4 धाम यात्रा करते हैं उसमें टेंडर प्रोसेस है कि कुछ ऑपरेटर्स टेंडर में बिड करते हैं, उनको टेंडर का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है 1 साल के लिए। वहाँ पे रेगुलेटेड फेयर्स होते हैं कि आप इतने फेयर ही ले सकते हैं, IRCTC के थ्रू बुकिंग होती है वो। तो गवर्नमेंट के ये सारे एफर्ट्स हैं, लेकिन इनमें काम होना भी काफ़ी बाकी है कि जहाँ पे जो एयरपोर्ट सक्सेसफुल नहीं हुए, जो रूट्स सक्सेसफुल नहीं है, वहाँ पे और क्या करा जा सकता है। जी बिल्कुल, आई थिंक यू राइट देयर, बिकॉज अगर हम बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी की, तो सिर्फ आई थिंक वो सिर्फ पैसे को लेकर ही नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम दरभंगा की बात कर रहे थे, तो वहाँ से फ्लाइट ही मिल पाना, फ्लाइट की अवेलेबिलिटी भी हो पाना, वो कनेक्टिविटी भी हो पाना, दैट्स आई थिंक दैट्स अ प्लस पॉइंट आई सी जी। अदरवाइज वहाँ पहले तो कनेक्टिविटी थी नहीं, पहले कोई इमेजिन भी नहीं करता था कि वहाँ से फ्लाइट होगी कभी। जी हाँ। सो यस, सो आई थिंक उड़ान अभी फिर आप इसे कहेंगे कि आई वुड से पार्शली सक्सेसफुल, इट्स पार्शियल सक्सेसफुल। हाँ। सो अमित जी, आपको लगता है कि अगर हम आज से 5 साल में देखें, कमिंग 5 years, तो आपको लगता है कि जो एयर ट्रैवल है उसकी एक्सेसिबिलिटी ट्रेन ट्रैवल की जैसे हो जाएगी? ट्रेन ट्रैवल के जैसे तो होना मुश्किल है, क्योंकि ट्रेन का नेटवर्क इंडिया में और रीच बहुत ज़्यादा है। जब भी हम एयर ट्रैवल को ट्रेन से कंपेयर करें तो हमें कंपेयर करना चाहिए सेकंड एसी एंड फर्स्ट एसी को। राइट। वी कैन नॉट, हम लोग उसको स्लीपर क्लास से कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि स्लीपर क्लास में जो लोग जाते हैं उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, लेकिन बहुत सी रूट्स ऐसे हैं, बहुत से जहाँ एयर ट्रैवल वायबल नहीं है। मतलब अगर शॉर्ट डिस्टेंस है 200-250 किलोमीटर, और अगर आप जैसे ट्रेन का नेटवर्क बढ़ रहा है, शताब्दी है और तो 100% ऐसा नहीं होगा कि ट्रेन ट्रैफिक विल मूव ऑन टू एयर। लेकिन जो पैसेंजर जहाँ पे वैल्यू है, क्योंकि अभी ट्रेन में भी डायनेमिक प्राइसिंग हो चुकी है, सेकंड एसी, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी में। तो बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे ट्रेन और एयर का टिकट ऑलमोस्ट बराबर है। राइट। तो वहाँ पे टाइम का बेनिफिट तो है ही एयर ट्रैवल। जी जी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं लखनऊ दिल्ली की, जी, सो आई थिंक ट्रेन टिकट इज समवेयर अराउंड 1200 रुपीज, ट्रेन AC3। हाँ। सो और ट्रैवल टाइम इज 6 to 7 hours। राइट। और अगर हम बात करते हैं फ्लाइट की, तो फिर वहाँ पर आई थिंक इट्स अराउंड 2000 to 2500 रुपीज, एंड ट्रैवल टाइम इज लाइक 1 hour वर्सेस 6-7 hours। लेकिन उसमें हमें फिर ये भी देखना है शॉर्ट सेक्टर में कि डोर टू डोर टाइम हमारा कितना है। राइट।
कि अगर हम लेट्स से 400-500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, हाँ हाँ और हमारा रोड्स भी अच्छी हो गई हैं, हाईवेज बन गई हैं, और हमारा ट्रेन भी अच्छी स्पीड पिकअप कर रही हैं, और एयर ट्रैवल भी है, अब तीनों आपस में कम्पिटिट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर, जहाँ पे हाईवे नेटवर्क बहुत अच्छा है, और जहाँ पे क्या कहते हैं ट्रेन कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, और जहाँ एयर ट्रैवल भी है, राइट तो वहाँ पे अगर कोई फ्लायर है, देखिए फ्लायर में भी 2 कैटेगरीज है। एक है विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जो कि लेजर में जा रहे हैं, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं, और उनको कोई प्रेशर नहीं है कि हम 1 घंटे लेट पहुंच रहे हैं। एक है कैटेगरी जो बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा है, कॉर्पोरेट मीटिंग के लिए जा रहा है, तो वो वहाँ पे सेग्रीगेशन है कि अगर कॉर्पोरेट ट्रैवल में जा रहे हैं आप, और टाइम कंस्ट्रेंट है, आप सेम डे जाके वापस आना है आपको, तो एयर ट्रैवल मेक्स मोर सेंस। राइट और अगर आप लेजर में जा रहे हैं और आपको लगता है 1 घंटे और मैं एक्स्ट्रा दे सकता हूँ वर्सेस द प्राइस आई एम पेइंग फॉर एयर ट्रैवल, तो वहाँ पे कॉस्ट इकोनॉमिक्स आ जाती है बीच में। राइट एंड ऑल्सो आई थिंक जो ट्रेन की कनेक्टिविटी है विद सिटी सेंटर्स एंड ऑल, मतलब आपको कैब नहीं लेनी पड़ती है कभी जी कभी। जी, आई थिंक वो दैट मेट्रो कनेक्टिविटी है, हाँ, एडिशनल कॉस्ट, सो आप कैब लेते हैं और आप एयरपोर्ट जाते हैं, सो आई थिंक दैट एडिशनल कॉस्ट आल्सो हाँ, टिपिकली एयरपोर्ट्स थोड़े से आउटस्कर्ट्स पे होते ही हैं। जी ट्रेन तो मिडिल ऑफ द सिटी में है, सेंटर ऑफ द सिटी में पुराने टाइम से चल रही है, 50 साल से, तो राइट। सो आई थिंक सिटीज़ लाइक मुंबई और दिल्ली के लिए आई थिंक ये कहना ठीक होगा कि शायद बिल्ड इट एंड दे विल कम, और दूसरी सिटीज़ के लिए शायद ये कह सकते हैं कि बिल्ड इट वेयर दे आर ऑलरेडी गोइंग, इजंट इट? क्योंकि आई थिंक अदरवाइज फ्लाइट लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है इन कंपेयर टू ट्रेन्स, अगर हम बात करते हैं तो। हाँ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो जैसे यूरोप में आपको इंटरेस्टिंगली उन्होंने बैन ही कर दिया कि 250 किलोमीटर्स तक आपको फ्लाइट अलाउड ही नहीं है। आई एम ग्लैड यू ब्रॉट दिस अप। एक्चुअली मैं आपसे ये पूछने ही लगी थी कि अगर हम बात करते हैं यूरोप यूके की, तो आई हैव सीन दिस इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि ट्रेन्स हैं जो वो दे आर फार चीप एक्सपेंसिव देन द फ्लाइट्स, यू हैव द चीप फ्लाइट्स एज वेल। तो पर इंडिया में ये थोड़ा उल्टा है। हाँ, अभी भी ट्रेन सस्ती है और फ्लाइट में एविएशन सेक्टर को टैक्स किया जा रहा है क्या इंडिया में? टैक्सेस तो हैं, टैक्सेस तो है ही, बट लाइक आर वी बीइंग लाइक ओवरबर्डन्ड विद दैट, कि मतलब हम कैसे उड़ान जैसी स्कीम्स के साथ में हम कैसे इनकरेज कर रहे हैं फिर कि ताकि हमारे जो पैसेंजर्स है, एयर पैसेंजर्स को हम बढ़ाएं, और मतलब बिल्कुल एक्सेसिबिलिटी हम बराबर ले आए ट्रेन्स की और फ्लाइट्स की। ट्रेन्स और फ्लाइट्स में एक देखिए, आप जैसे कोई भी पैसेंजर है, अगर मुझे 300 किलोमीटर जाना है, तो मैं पूरी कॉस्ट देखूंगा और टाइम का कैलकुलेशन करूंगा, राइट, कि मुझे टैक्सी में कितना लग रहा है, पार्किंग में वहाँ कितना लग रहा है, मेरे को अब वेटिंग टाइम कितना है, और फाइनली मैं अपनी डोर टू डोर कितना टाइम मुझे लग रहा है। एब्सोल्युटली। तो वो अगर मेरा 10-15% का डिफरेंस है, ऑब्वियसली मैं बाय एयर जाऊँगा, क्योंकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट है, ज़्यादा फास्टर है, ज़्यादा आपको फील आती है कि मैं बाय एयर जा रहा हूँ। हाँ, अगर आपको लगता है कि डिफरेंस 40-50% है और मेरी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि ठीक है भाई मैं मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो मैं आई विल गो बाय ट्रेन। तो दिस इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन, हाँ, दिल्ली बॉम्बे में कभी भी ट्रेन कैचअप कर नहीं पाएगी बाय एयर के बगैर, क्योंकि वहाँ ट्रेवल टाइम बहुत ज़्यादा है। डिपेंड करता है कि सेक्टर लेंथ कितनी है। राइट, सो बेसिकली कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ेगी, और जो प्राइस गैप है वो श्रिंक होगा फिर। सो देन मे बी लाइक यू नो देयर कैन बी हाँ, मतलब वो फिर ट्रेन्स का और फ्लाइट का एक जो है वो हम उसको एक्सेसिबिलिटी जो है फ्लाइट की वो ट्रेन के बराबर शायद कर सकते हैं। हाँ, मतलब अगर फर्स्ट एसी सेकंड एसी के टिकट प्राइसेस वर्सेस कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई यूएस यूरोप की तरह, और हर कोई फ्लाइट में, काफ़ी लोग फ्लाइट में जाने शुरू हो गए, जी, तो वो एक स्टेज आ सकती है कुछ सालों बाद कि बिल्कुल डायरेक्ट कंपटीशन हो जाए उस सेगमेंट का, राइट, एयर के साथ। राइट, बट आपको लगता नहीं है कि रेलवेज विल आल्सो वर्क हार्ड? अगर फ्लाइट्स रेलवेज ऑब्वियसली आर वर्किंग हार्ड, तो वो रेलवेज कैसे पीछे रह जाएंगे? दे आर ऑलरेडी वर्किंग हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एंड कंफर्ट वाइज एंड लग्जरी वाइज, टाइमिंग्स हैव गॉन बेटर। देखिए आने वाले टाइम में वंदे भारत है, जी, बुलेट ट्रेन भी शुरू होने वाली है, लेकिन इंडिया इज ए यूनिक मार्केट कि यहाँ क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, राइट, तो हमें हर सेगमेंट के लिए ऐसा कभी नहीं होता है कि एक चीज़ अवेलेबल है
तो वो उसका मार्केट खत्म हो जाता है। राइट। अब बहुत से सेक्टर्स में हमने देखा है, क्विक डिलीवरी में, ई कॉमर्स में पहले बहुत कंसर्न्स थे कि बाकी शॉप बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा चेंज शिफ्ट हुआ, जी जी। पैटर्न थोड़ा शिफ्ट हुआ, थोड़ा मैनेजमेंट हुआ आपस में, कुछ हुआ, प्रेफरेंसेस चेंज हुई, लेकिन सारे बिजनेस इंडिया में चलते हैं। तो इंडिया इज ए यूनिक मार्केट कि इतना मार्केट है यहाँ पे, इतनी पॉपुलर, क्योंकि यूनिकनेस यहाँ पे है कि जो यंग पॉपुलेशन है वो काफ़ी है। Yes, and we are also going beyond budget trains now. हाँ, जैसे आप लग्जरी ट्रेन्स की भी बात कर रहे हैं। हाँ, तो यंग पॉपुलेशन है, अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है उनकी, तो वहाँ पे हम लोगों का मार्केट सब चीज़ों का। राइट। तो आपको लगता है कमिंग 5 years एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी उतनी कि आपको मुश्किल लगता है 5 years तक? 5 years तो कम टाइम लगता है मुझे, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ओके। बट आई थिंक यू राइटली सेड कि जो हमारी 500 लेस देन 500 किलोमीटर्स तक की यात्राएं हैं, आई थिंक उसके अंदर टाइम वाइज अगर हम देखें तो टाइम एंड मनी वाइज आई थिंक दे आर बेटर, लाइक ट्रेन्स आर बेटर। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जैसे, जी 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 बिल्कुल, एब्सोल्युटली, है ना, टाइम एंड कॉस्ट उसमें। पर अगर हम बात करते हैं 500 to 1000 किलोमीटर, तब वो डायनामिक चेंज हो जाती है, फिर एक नेक टू नेक रहता है आई थिंक ट्रेन और फ्लाइट्स का। अभी तो नहीं है, क्योंकि अभी भी ट्रेन तो डेफिनेटली बहुत टाइम लेती है एज कम्पेयर टू एयर इंडिया में। जी, अगर आपको मुंबई के लिए या बेंगलुरु है तो फास्टेस्ट ट्रेन भी इंडिया दिल्ली मुंबई की 16-17 घंटे लेती है। जी जी जी, राजधानी अगर हम बात करें तो 16-17 घंटे वर्सेस एन आवर एंड अ हाफ में भी नहीं, 2 आवर्स की फ्लाइट है, 2 आवर्स की फ्लाइट। जी, तो फिर आई थिंक उसके लिए फ्लाइट बेटर है। और डेफिनेटली आई थिंक जो 1000 किलोमीटर से अबव या 1000 किलोमीटर तक की यात्राएं हैं उसके लिए तो फिर मतलब आई थिंक फ्लाइट इज मच बेटर। ऑफ कोर्स, यस, राइट राइट। सो आई थिंक पैसेंजर्स कैन मेक देयर ओन चॉइसेस, अवेलेबिलिटी जो है वो दोनों की है। सो ऑल राइट, ओके। सो जहाँ हमने ट्रेन और फ्लाइट्स की एक्सेसिबिलिटीज को लेकर बात करी, तो आपको लगता है कि पैसेंजर को कभी एयरलाइंस जो है वो एक्सप्लॉइट करती है व्हेन इट कम्स टू द प्राइसिंग, या फिर ये एक बिजनेस के लिए इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द बिजनेस? इसको हम ऐसे पुट अप कर सकते हैं कि देखिए, एयरलाइन सेक्टर बहुत थिन मार्जिन पे ऑपरेट करता है और कॉस्ट सेंसिटिव सेक्टर है, इनपुट कॉस्ट बहुत हाई है, और जितनी भी ज़्यादातर जो एयरलाइन के एक्सपेंसेस होते हैं, काफ़ी एक्सपेंसेस फॉर इनपुट कॉस्ट हाई, प्लीज एक्सप्लेन। देखिए, इनपुट कॉस्ट में एयरक्राफ्ट इटसेल्फ 600-700 करोड़ का एक हवाई जहाज़ है, और अगर लीज पे है और लीज पे भी काफ़ी कॉस्ट है उसकी, कम से कम। तो और उसके बाद भी फिर पायलट्स की कॉस्ट है, केबिन क्रू है, मेंटेनेंस है। अमित जी, पायलट्स हैं हमारे पास? पायलट्स की हम लोग सफिशिएंट नंबर ऑफ पायलट्स है हमारे पास? नहीं, पायलट्स में देखिए ऐसा होता है कि अगर हम उसमें बिल्कुल जो एक्सपीरियंस पायलट्स होते हैं, वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट जैसे जो फ्लाई करते हैं दिल्ली यूएस, उसमें कुछ पायलट्स जो बिल्कुल कमांडर लेवल के होते हैं, उसमें हो सकता है कि हमें कुछ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़े। लेकिन जो डोमेस्टिक हम फ्लाई कर रहे हैं, A320 है, 737 है, या रीजनल एयरक्राफ्ट हैं, वहाँ में इंडियन पायलट्स की अवेलेबिलिटी बहुत है, क्योंकि हमारे पास अराउंड फ्लाइंग स्कूल्स हैं, अभी 38 फ्लाइंग स्कूल्स आर देयर इंडिया में। अमित जी, ट्रेनिंग होती है इंडिया में पायलट्स की? बहुत। साउथ अफ्रीका और फिर अमेरिका क्यों जाते हैं अपने CPL के लिए? हाँ, CPL के लिए बाहर जाते हैं बच्चे, लेकिन वो ट्रेंड अब धीरे धीरे कम हो रहा है। राइट। उसका जैसे जैसे इंडिया में फ्लाइंग स्कूल, नए फ्लाइंग स्कूल्स भी आ रहे हैं। ओके। और फ्लाइंग स्कूल के लिए एक और बेनिफिशियल एस्पेक्ट अभी शुरू हुआ है, गिफ्ट सिटी का, अगर आपने नाम सुना होगा। जी। गिफ्ट सिटी गुजरात में गांधीनगर में एक फाइनेंशियल इकोनॉमिक जोन बनाया गया। पहले क्या होता था कि जो पायलट ट्रेनिंग स्कूल्स थे, उनके एयरक्राफ्ट लीज पे नहीं मिलते थे, रेंट पे नहीं मिलते थे। अब उनको एयरक्राफ्ट रेंट पे मिलने शुरू हो गए, तो उससे उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट को उनको कुछ क्वेश्चन मिल जाता है कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग so much of money in buying the aircraft, they can get it on lease। तो इससे एक ऑप्शन मिल गया फ्लाइंग स्कूल्स को। कुछ लीजिंग कंपनीज हैं गिफ्ट सिटी में, जिनमें ये जो पायलट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट लीज पे देती हैं। तो इंडिया में फ्लाइंग स्कूल, जिनको FTO कहते हैं, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे, नई नई एप्लीकेशंस आ रही हैं, पीपल वांट टू सेट अप FTOs। या बिकॉज आई थिंक मेरे जितने आई थिंक आसपास हमारे इन फैमिली लाइक फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल,
So we have some pilots there, and मैंने तो ये देखा है कि everybody is going out for their CPL because India तो I think मुझे लगता है 800 से सिर्फ 900 हर साल ट्रेन करता है pilots, और do they do more than that? What's the number? अब Approximately 4000 के आसपास 4000. 4000 स्टूडेंट्स का आउटपुट थ्रूपुट तो मुझे पता नहीं कि Okay, इतने okay. इतना कितना होगा स्टूडेंट्स का। जो स्टूडेंट धीरे धीरे बाहर जा रहे थे वो कम हो रहे हैं। कम हो रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं कह सकता कि कितने थ्रूपुट है अभी इंडियन राइट फ्लाइंग स्कूल्स का, वो चेकअप करना पड़ेगा। राइट, बट आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इनकरेज कर रही है कि जो पायलट्स हैं गोइंग टू बी पायलट्स, हाँ वो बाहर जाके ट्रेनिंग ना लें, और इंडिया में वी हैव हाँ उसमें भी दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो सीपीएल है, फिर एक होती है टाइप रेटिंग जिसमें सिमुलेटर में ट्रेनिंग करनी होती है। सिमुलेटर्स पहले इंडिया में कम थे, बोइंग 737 320 के अब सिमुलेटर्स भी इंडिया में काफ़ी पुट अप हो रहे हैं। तो पायलट्स को क्या करना चाहिए, जो अगर द यंग क्राउड हु इज वाचिंग यू, आप क्या बोलेंगे अगर वो पायलट बनना चाहते हैं, एस्पायर कर रहे हैं, तो फिर मतलब उनको क्या करना चाहिए? साउथ अफ्रीका जाना चाहिए, अमेरिका जाना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए? इंडिया नहीं में देखिए, बाहर जाने में बाहर अगर कोई सीपीएल के लिए जाता है ऑब्वियसली उसे कन्वर्जन एग्जाम्स देने पड़ते हैं, यस, डीजीसीए के, और उसकी वजह से एक और लेयर ऐड हो जाती है एग्जामिनेशन की, उस सब की। इंडिया में कोई भी फ्लाइंग स्कूल से कर रहा है उसे डायरेक्टली डीजीसीए सर्टिफाइड सीपीएल मिल रहा है, तो एक एडवांटेज सबसे बड़ा ये है। दूसरी बात ये है कि कुछ एयरलाइंस ने नाम नहीं लें तो ठीक नहीं लगेगा, लेकिन कुछ एयरलाइंस ने कैडेट प्रोग्राम भी कर रखे हैं जिसमें फ्लाइंग स्कूल्स के साथ उन्होंने टाई अप कर रखा है। तो बच्चे के साथ दोनों ऑप्शंस हैं। कैडेट प्रोग्राम ऑब्वियसली महंगा होता है काफ़ी एज कम्पेयर टू नॉर्मल सीपीएल। सीपीएल के बाद फिर उनको टाइप रेटिंग के लिए किसी सिमुलेटर पे एडिशनल खर्चा करना पड़ता है। अपॉर्चुनिटी है, आप कह रहे हैं? अपॉर्चुनिटी है, जो अच्छे कैडेट्स हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं डेफिनेटली। राइट, ओके। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हम ये बात कर रहे थे कि एयरलाइंस एक्सप्लॉइट करती हैं मतलब पैसेंजर्स को। देखिए एयरलाइंस फिर कोई बिजनेस के लिए उनको करना पड़ता है। एयरलाइंस के पास कभी कभी सीजनल प्रेशर आ जाता है, जैसे दिवाली है या फिर क्राइसिस सिचुएशन जब आ जाती है जहाँ पे फ्लाइट्स कम है, पैसेंजर्स ज़्यादा हैं जी, उस सिचुएशन में ऑब्वियसली फेयर्स काफ़ी ऊपर चले जाते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट भी इंटरवीन करती है उसमें। राइट, गवर्नमेंट भी इंटरवीन करती है, जैसे कोविड के टाइम पे करा था गवर्नमेंट ने, या फिर कभी रेगुलेशन लगा देती कि इतने से ज़्यादा फेयर इस प्राइस बैंड में होना चाहिए, तो वो गवर्नमेंट भी डिपेंडिंग अपॉन फेयर, अगर बहुत ज़्यादा शूट अप कर रहे हैं या पब्लिक कंप्लेंट्स हैं बहुत ज़्यादा, तो गवर्नमेंट भी इंटरवीन करके कहती है कि आप फेयर इस बैंड में रखेंगे। राइट राइट। और जो लास्ट मिनट बुकिंग होती है जी अमित जी, उससे मतलब एयरलाइंस पैसे बनाती है, दे मेक मनी आउट ऑफ इट लास्ट मिनट उससे, बिकॉज आई थिंक मैं आपसे पूछूंगी आगे कि प्रॉफिट्स कमाती हैं कि नहीं कमाती है एयरलाइंस, बिकॉज इट्स अ वेरी बाहर से देखने में इट सीम्स लाइक अ वेरी बिग बिजनेस, बट मतलब आई थिंक व्हाट आई वाज रीडिंग इज दे डोंट। देखिए कोई भी फ्लाइट एक्सेप्ट 100% लोड फैक्टर पे टिपिकली जैसे 180-184 सीट्स हैं फुल इकोनॉमी में, दिल्ली मुंबई से A320 या 737 टाइप के जो एयरक्राफ्ट है वो फ्लाई करते हैं। जरूरी नहीं है हर फ्लाइट में हर सेक्टर में आपको फुल लोड मिल जाए। राइट, कॉस्ट तो एयरलाइन की फिक्स्ड है, वो फिक्स कॉस्ट तो है ही उसकी। अब लोड फैक्टर अगर जैसे 80-85 सीट्स भरी हुई हैं उसकी 15% सीट काफ़ी सीट्स होती हैं। लास्ट मिनट पे जो भी आती हैं वो पैसेंजर्स बहुत कम होते हैं जी, वो इमरजेंसी में होगा या किसी की मीटिंग होगी, ऐसे लोग होंगे वो लोग। तो लास्ट मिनट पे 4 घंटे पहले पता चलना कि हाँ भाई मुझे जाना है, ऐसे वॉक इन पैसेंजर बहुत कम होते हैं एयरलाइन के। तो एयरलाइन तो ऑब्वियसली एडवांस बुकिंग पे ही थ्राइव करती हैं। राइट, ओके। और उसमें फिर कंपेयर टू पैसेंजर्स हु मेक लाइक बुकिंग 3 months इन एडवांस, जितना पहले आप करेंगे उतना बेनिफिट है। बकेट प्राइसिंग मैकेनिज्म है कि इतनी सीट्स इस प्राइस पे हो गई, उससे नेक्स्ट कोटा इतने इस पैसेंजर इस इतने फेयर पे होगा, ऐसे ऐसे सेगमेंटेशन है। राइट, तो ये तो फिर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं कि ठीक है यहाँ पर ऐसा करने से जो है वो बेनिफिट करते हैं, एयरलाइंस बेनिफिट करती हैं, पर एक्सप्लॉइट कैसे हो जाते हैं? मतलब अगर पैसेंजर्स को उनको एक्सप्लॉइटेशन फील होता है कभी, तो फिर मतलब वो कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं कि जहाँ पर एयरलाइंस एक्चुअली
एक्सप्लॉइट करने की कोशिश अब करते हैं? जैसे कुछ रिलीजियस टूरिज्म वाले सेक्टर्स हैं, अब पर्टिकुलरली जो रिलीजियस ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। राइट, जैसे आप छठ पूजा के बारे छठ में पूजा की बात कर रहे हैं, दिवाली की बात कर रहे हैं, जी, या फिर न्यू ईयर्स। न्यू ईयर्स है, इस टाइप का। तो उस सीज़न में अगर कोई कहे कि मैं लास्ट मोमेंट पे या कुछ दिन पहले ही 5-10 दिन पहले करवा के मैं एक्सपेक्ट करूँगी मुझे वही फेयर मिलना चाहिए जो 3 महीने पहले था, तो वो तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। और वो यहीं पे नहीं है, इवन आप ट्रेन में भी देख लीजिए, आप डायनेमिक प्राइसिंग हो गई है, तो वहाँ भी अगर आप एसी ट्रैवलर हैं तो वहाँ भी आपको भी हायर टिकट देना ही पड़ेगा। राइट। कभी कभी ऐसा सिचुएशन होती है कि फेयर एग्जॉर्बिटेंटली बहुत हाई हो जाते हैं, वो एक कभी कभी एक एनॉमली वाली सिचुएशन आ जाती है। तो वो भी फेस्टिव सीजन में होते हैं एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस? फेस्टिव सीजन में हो गया, या गॉड फॉरबिड कोई ऐसे इंसिडेंट एक्सीडेंट हो गया कि जी, ऐसी एक आई थिंक इंसिडेंट के बारे में मैं श्योरली कह सकती हूँ। आई थिंक ओडिशा डीरेलमेंट जब हुआ था, हाँ सो आई थिंक प्राइसेस वेंट लाइक एग्जॉर्बिटेंटली हाई। हाँ 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 तो वो एक ऐसा आई थिंक टाइम था जहाँ पर पैसेंजर्स को एक्चुअली एक्सप्लॉयटेशन जो है वो फील हुई थी, बिकॉज प्राइसेस वेंट रियली हाई। हाँ। तो वो अब लेकिन उसमें मैं ये कहूँगा कि इट्स ए काइंड ऑफ ए ट्रिकी सिचुएशन फॉर द एयरलाइन एंड द Right. पैसेंजर। राइट। कुछ हद तक एयरलाइन डेफिनेटली उस टाइम पे फेयर्स काफ़ी हाई हो जाते हैं, तो पैसेंजर को फील होना लॉजिकली नेचुरल है कि भाई आप एक Right. सेक्टर के लिए 10,000 दे रहे थे, एकदम से 25,000 रुपये फेयर हो गया फॉर एग्जांपल। यस, ट्रिकी एंड एक्सप्लॉयटेशन बोथ। आई थिंक अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ उससे देखेंगे तो फिर हाँ। ट्रिकी, बट आई थिंक जहाँ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं या फेस्टिव सीजन आता है वहाँ एग्जॉब प्राइसेस इतने वो तो high आप हो देखिए जाते हैं। जैसे कब जैसे वार टर्न सिचुएशन है फॉर एग्जांपल, अब मिडिल ईस्ट से कोई एकदम से इवैक्यूएशन फ्लाइट्स जो होती हैं और वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन में तो पैसेंजर बहुत ज़्यादा है, फ्लाइट्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ऑब्वियसली उस मैं इसे इट इज़ ए कॉम्बिनेशन कि एयरलाइन अपना कितना उसमें कॉस्ट उसकी कितनी आ रही है, राइट, और उसके ऊपर कितना मार्जिन पुट अप कर रहे हैं। इट्स बोथ। हाँ जी, ऑल्दो इट्स नॉट इलीगल, बट यस कि जो पैसेंजर्स हैं वो एक्सप्लॉइटेड फील कर सकते हैं। अब जैसे Especially I उसमें think कुछ जब हम ऑपरेशनल कोई रीजन, मेडिकल हाँ रीजन है तो फिर वहाँ वो एक्सप्लॉइटेड फील कर सकते अब हैं। इसमें देखिए मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, जैसे एयर स्पेस बंद है, जी। इंडियन ऑपरेटर जो बाहर जा रहे हैं, जैसे वेस्ट बाउंड जो फ्लाइट्स हैं, पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद है, ईरान का बंद है, और ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन है। तो जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स इंडिया से जा रही, पर्टिकुलरली इंडियन कैरियर्स लाइक एयर इंडिया, इंडिगो, हु आर फ्लाइंग वेस्टवर्ड्स, राइट। उनका रूट लंबा हो गया। वही सिचुएशन सेम एयर स्पेस बंद होने के बाद फॉरेन कैरियर्स को अलाउड है। राइट। तो अब जो इंडियन कैरियर में फ्लाई कर रहा है पैसेंजर, उसको ऑब्वियसली वो पिंच फील होगा, क्योंकि एक तो ट्रैवल टाइम बढ़ गया आपका, राइट। और कंस्ट्रेंट हो गया कि आपका एयर टिकट भी महंगा है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन जो एयरलाइन के कंट्रोल में नहीं है। ऑलराइट। तो ये कुछ ऑपरेशनल रीज़न है जिसका एयरलाइन कुछ नहीं कर सकती है। हालांकि एयरलाइन भी ये कोशिश करती है कि कोई ऑल्टरनेट रूट हम ढूंढे जिससे कि हमारा ट्रैवल टाइम कम हो, फ्यूल बर्न कम हो। तो वो सब स्टडी चलती रहती है एयरलाइन में, लेकिन उसमें भी बहुत से ऑपरेशनल, टेक्निकल, लीगल एस्पेक्ट्स हैं। राइट। हाँ। सो अमित जी, ये जितनी भी एयरलाइंस हैं, मतलब देर ऑल प्रिंट मनी, रनवे, मैं तो कहूँगा कुछ वाइट एलिफेंट टाइप्स भी हो जाते हैं। देखिए वाइट एलिफेंट, डू दे रियली मेक प्रॉफिट? Indigo of course is making profit in India. Right. It's quite a profitable airline. And on the other hand, Air India is in loss. Indigo, you were saying. Yeah. But Indigo, I think, parked approximately 30 plus of their planes because. हाँ, वो एयरक्राफ्ट में इंजन इशू था, क्योंकि प्रैट एंड विटनी एक सप्लायर है इंजन का, उनके कुछ इंजन इशूज थे। वो एक टेक्निकल रीज़न है जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट ग्राउंड करने पड़े। Right. And it's still making profit? हाँ, स्टिल द एयरलाइन इज़ मेकिंग प्रॉफिट, क्योंकि 65% मार्केट शेयर है और नेटवर्क बहुत बड़ा है, 450 हवाई जहाज़ हैं। राइट। एंड उनकी बहुत से रूट्स ऐसे हैं जो कि दे आर द ओनली एयरलाइन फ्लाइंग देयर, तो मार्केट शेयर काफ़ी
कैप्टिव है उनके पास। राइट। ऑन द अदर हैंड अदर एयरलाइंस आर नॉट एज मच सक्सेसफुल क्योंकि उनके कुछ लीगेसी इश्यूज थे पहले के, कुछ अपने स्टेबलाइज करने के इश्यूज हैं। एयर इंडिया के जैसे टेक ओवर करा गवर्नमेंट से, पहले के पुराने एयरक्राफ्ट थे, ऑपरेशनली इनको धीरे धीरे ठीक करा जा रहा है, नया फ्लीट एडिशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, 4 एयरलाइंस को मर्ज करा आपस में। हाँ। तो सब चीज़ों का मिक्सचर है ये। राइट, ओके। हाँ, तो कोशिश तो कर ही रही है एयरलाइन, मैनेजमेंट टाटास के हाथ में है, तो दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट एंड इट इज़ इन गुड हैंड्स। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। राइट, ओके। सो आपको लगता है कि दे मेक ऑन एंसिलरी आल्सो, कार्गो, बैगेज, मील, सीट? यस, एंसिलरी। देखिए एक इट इज़ लाइक दिस कि अगर एयरलाइन कहती है कि ठीक है मैं एंसिलरी में कम से कम रखती हूँ, तो फिर कहीं ना कहीं उसे बेस फेयर अपना बढ़ाना पड़ेगा। राइट। अब एंसिलरी में एक पैसेंजर का चॉइस है जी। जब मेरे एयरलाइन फोर्स नहीं कर रही है कि आप उस टाइम मील लें पैसा दे के, लेकिन क्योंकि आप अगर मील ले रहे हैं और आप पे करके ले रहे हैं तो एक तरह से आपको ये ऑप्शन मिल गया, ठीक है आप अपना पैक करके लेके जाइए जो अलाउड लंच है या जो भी ईटेबल्स अलाउड हैं, और अपनी वो कॉस्ट आप सेव कर सकते हैं। ऐसी जो सीट एलोकेशन है जी, आजकल तो लकी सीट भी कुछ है आई गेस। हाँ, वो स्कीम्स निकालती रहती हैं। And they were paying extra for the lucky seat, is it? अब वो हाँ AI 171 के बाद कुछ आया था कि तो उसमें एयरलाइन की जो फ्री सीट्स जो होती हैं वो कम होती हैं और जो सीट एलोकेशन चार्जेस हैं वो सीट्स ज़्यादा हैं। तो अगर कोई स्मार्टली टिकट बुक करता है और टाइमली टिकट बुक करता है, ही कैन सेलेक्ट ए सीट जिसमें पेमेंट नहीं करना पड़े उसको। राइट। लेकिन आमिर जी, आई एम ग्लैड यू ब्रॉट दिस आउट। पर आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो आपने बताया कि कुछ फ्री सीट्स है, जैसे कि अगर 100 सीट्स हैं तो उसके अंदर से 60 देयर सपोज टू। हाँ, वो रूल आया था लेकिन अभी तो बैक ट्रैक कर लिया। रूल का क्या हो रहा है? आई वुड रियली लाइक टू नो कि वो रूल का क्या हो रहा है। उसके होल्ड पे डाल दिया, बीच में आया था रूल, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने करा था, लेकिन क्योंकि ये फिर क्राइसिस आ गया इस वजह से उसे थोड़ा होल्ड पे रखा हुआ है उसे अभी। ओके, और हमें पता कैसे चलेगा कि वो सीट्स अवेलेबल हैं या नहीं है? वेयर कैन वी चेक इट? वो तो जब आप एयरलाइन टिकट बुक आप करते हैं उसी टाइम पे वो पूरा डायग्राम आता है उसे प्लेन का कि सीट्स कौन सी पेबल सीट्स हैं, कौन सी फ्री हैं। तो जो कि एयरलाइन वालों ने ही वो करी होती है। देयर इज नो अदर वे वी कैन चेक इट, कैन वी? नहीं, वो तो देखिए जो एयरलाइन की साइट है वहीं पे आपको पता चलेगा, या आप किसी भी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट है अलग अलग उनकी साइट्स पे जाएंगे तो उस टाइम पे सीट का वो आ जाता है डायग्राम। आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी पेड है, उसमें भी अलग अलग लेवल्स हैं, स्टार्टिंग 200, 230 टू 500, 1000 डिपेंडिंग अपॉन आपकी प्रेफरेंस क्या है। देखिए जो पैसेंजर चाहेगा कि मेरे को एक्स्ट्रा लेग रूम चाहिए, वो फर्स्ट रो लेंगे अगर, या फिर इमरजेंसी एग्जिट वाली लेंगे, तो वो तो एक तरह से एडिशनल बेनिफिट मिल ही रहा है ना पैसेंजर को। राइट। तो उसके लिए तो पे करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। हाँ, जो सबसे कंस्ट्रेंट सीट है वो है मिडिल सीट। राइट। किसी भी मिडिल सीट जो है वो दिक्कत होती है क्योंकि 3-3 के लेआउट है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको अपना कैसे मैच करना है अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। राइट, ओके। तो पैसेंजर्स के एक्सप्लॉइटेशन में आपने कहा इट्स बोथ, इट्स बिजनेस वन साइड एंड द अदर साइड इज समटाइम्स दे कैन फील एक्सप्लॉइटेड। यस, राइट। तो अगर हम बात करें कॉम्पनसेशन की, किसी का बैगेज खो गया है या फिर इट्स डिलेड, या तो फिर मतलब कॉम्पनसेशन कैसे क्लेम कर सकते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस लाइक? देखिए 3 सिचुएशंस होती हैं, या तो डिले हो गया या डैमेज हो गया या लॉस्ट हो गया, 3 सिचुएशंस हैं। डिले में तो नॉर्मली एयरलाइन खुद ही कोशिश करती है कि वहाँ पर जो पैसेंजर को या तो एयरपोर्ट पे ही आप थोड़ी देर वेट करिए, अगर ज़्यादा डिले हो रहा है तो वो आपको डिलीवर करेंगे। तो ये आई थिंक अभी जी कुछ एक्ट के अंडर आता है, कैरियज कंडीशंस ऑफ कैरियज एक्ट। राइट, ओके। और एक होता है कि देयर इज ए कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल, राइट। उस कन्वेंशन के मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है उसके अंतर्गत आता है ये। तो एयरलाइन ने अपनी पॉलिसीज़ बना रखी होती हैं कि हम डैमेज के केस में कितना
कंपनसेशन देंगे, राइट। और डिले के केस में कितना होगा, और लॉस के केस में कितना होगा। और फिर इसमें अलग अलग टाइमलाइंस हैं, 7 डेज, 15 डेज, 21 डेज, कि आप इतने टाइमलाइन के अंदर एयरलाइन को रिपोर्ट करिए, राइट। जो भी आपका इश्यूज हैं। तो पैसेंजर को भी थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है कि मैं कंप्लेंट को विद इन द स्टिपुलेटेड जो टाइम फ्रेम दिया है उसमें अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट कर दो। सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसी भी पैसेंजर का एयरलाइन है, राइट। तो वो एयरलाइन को सबसे पहले रिपोर्ट करे कि मेरा डिले है, डैमेज है, लॉस्ट है। जब एयरलाइन से प्रॉपर मैकेनिज्म ना मिले, रिड्रेसल ना मिले, तो एक एयर सेवा ऐप है, एयर सेवा ऐप है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की, आप वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है DGCA में, आप ग्रीवेंस मैकेनिज्म में आप वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन ऑफ कोर्स नेशनल कंज्यूमर फोरम एंड सिविल कोर्ट्स एंड एवरीथिंग है। राइट, यू कैन आल्सो कांटेक्ट द नोडल ऑफिसर देयर, नो? यस जी। हाँ, तो बट आई थिंक इन सब के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास में एविडेंस है हम उसको संभाल के रखें। हमारी जो टिकट है, हाँ, अब जो ईमेल्स हैं वो हम संभाल के आपके पास रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना, क्योंकि बैगेज टैग मिलता है, आप उसको संभाल के रखिए। जब तक आपको रिक्लेम नहीं कर देते बैगेज, और उस बैगेज को आप चेक नहीं कर लेते हैं कि भाई टूटा फूटा तो नहीं है, कुछ पिलफ्रेश तो नहीं हुई है उस बैगेज में, तब तक आप अपने बैगेज टैग को संभाल के रखिए, लगेज टैग को। और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक भी हो गया है, मोबाइल पे भी आ जाता है मैसेज। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप वैसे ही इतना डाटा पड़ा रहता है, उसको डिलीट मत करिए जब तक बिल्कुल आप पूरे रिक्लेम इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स आई थिंक आपको जो है वो ईमेल करनी चाहिए जी उन सब पोर्टल्स पे जो आपने मेंशन किए। हाँ, क्योंकि एयरलाइन की वेबसाइट पे नोडल ऑफिसर हैं, हाँ, आप इन्हें वो पूरा मैट्रिक्स है कि पहले आप इनको करेंगे, फिर आप नोडल ऑफिसर को करेंगे, नहीं होगा तो इस लेवल पे जाएंगे आप। और आपकी अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो यू हैव कंज्यूमर कोर्ट आल्सो। हाँ, और तो एयर सेवा इज एक ऐप है एयर सेवा जी, हाँ, उस पे आप कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल। अभी जी जहाँ हम बात कर रहे हैं कॉम्पनसेशन की, आई थिंक जहाँ आपने कंज्यूमर कोर्ट के बारे में भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी आगे बढ़कर इसके लिए, मतलब अगर आपको कॉम्पनसेशन क्लेम करना है तो आप अपनी मेंटल एगनी के लिए भी आप कॉम्पनसेशन जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो एयर इंडिया वर्सेस तुषार कोठारी 2023 का केस, 2023 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉम्पनसेशन जो मेंटल एगनी के लिए भी अवॉर्ड किया था। सो आई थिंक किसी भी पैसेंजर को अगर मतलब अपने बैगेज का लॉस है या फिर डिले से भी कोई भी किसी भी तरीके का अगर मेंटल टॉर्चर हुआ है तो आप मेंटल एगनी कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं। तो कोर्ट ने पहले भी कई केसेस में जो है ये कॉम्पनसेशन अवॉर्ड किया है जी। ओके। तो ये जो केस था ये नागपुर गोवा फ्लाइट का था, जहाँ पैसेंजर का जो बैग है वो लूज़ हो गया था, उन्होंने वो खो दिया था बैग। हाँ। और उन्हें वो बैग वापस नहीं मिला था, और वो बैग में उनके पास में वेडिंग आइटम्स जो थे वो थे, जिसकी वजह से ना मिलने की वजह से उन्हें मेंटल एगनी जो थी हुई थी, और उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया था, और जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़कर वो मेंटल एगनी के लिए कॉम्पनसेशन अवार्ड भी किया था। जी। तो फिर ये एक अगर किसी पैसेंजर का कुछ खो जाता है या डिले हो जाता है तो आप कोर्ट में आगे चल के कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं अपनी मेंटल एगनी के लिए। ओके जी। सो हर तरफ से एफर्ट है, आई थिंक कोशिश जो है वो हर तरफ से हो रही है कि जिससे पैसेंजर्स के लिए जो सहूलियतें हैं उनको बढ़ाया जाए। हाँ, मतलब पैसेंजर्स को भी थोड़ा अपनी तरफ से सतर्क रहना चाहिए। जी, आप ये बताइए कि क्या करना चाहिए पैसेंजर्स को? पैसेंजर्स को सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि एयरपोर्ट टाइम पे पहुँचें, क्योंकि ट्रैफिक का और उसकी वजह से 3 घंटे पहले, जैसे इंटरनेशनल फ़्लाइट में चेक इन टाइम है, डोमेस्टिक में 1.5 घंटे पहले, क्योंकि अब एयरपोर्ट पे रश बढ़ना शुरू हो गया है और काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं, और बफर आप थोड़ा रखिए आधे घंटे का। वेब चेक इन करिए अपने टाइमली, और अपने रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स जो हैं, लाइटर है, पावर बैंक हैं, इस टाइप के जो आइटम्स हैं उनको ध्यान रखिए कि आप ना कैरी करें। पावर बैंक को कैरी करना है तो केबिन बैगेज में करना है। और कोई लीकिंग आइटम, फूड आइटम ऐसा ना हो जिससे लीक करे या ऐसा कुछ करे, लिक्विड वगैरह हो उसमें। दूसरा सतर्क इन टर्म्स ऑफ, अगर आपको ट्रैवल करना है और आपको प्लानिंग से अगर आप ट्रैवल करें तो आपको टिकट भी सस्ते मिल सकते हैं,
जी। और अब अलग अलग ट्रैवल एजेंट्स जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज हैं उनकी अलग अलग पोर्टल्स पे जाके भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। बहुत से कार्ड्स के भी ऑफर्स आते रहते हैं, उनको भी आप अवेल कर सकते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि ऑथराइज सोर्सेज से ही टिकट खरीदें। जी बिल्कुल। कभी भी ऐसा किसी पोर्टल जो कि वेल नोन नहीं है या एयरलाइन का अपना ऑथराइज वेबसाइट नहीं है, तो वहाँ से कोई ना लें कि कोई फेक वेबसाइट हो, ऐसा कुछ हो। राइट। और यही सब सतर्क रहने वाली बातें हैं। जी, क्योंकि अमित जी मैंने काफ़ी लोगों को जब किसी ने एक बैड जर्नी एक्सपीरियंस की है, तो मैंने काफ़ी लोगों को बात करते हुए सुना है कि इट वाज़ अ बैड लक या फिर इट्स अ ब्लेसिंग, इट टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग। तो पर आई थिंक आपकी बात सुनने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि ये सिर्फ एक बैड लक या ब्लेसिंग नहीं है, ये एक अच्छी प्लानिंग का हिस्सा है। जी। तो हम अपने ट्रैवल को जितना अच्छे से प्लान करेंगे हाँ। तो शायद ट्रैवल उतना ही अच्छा जाएगा। ऑफ कोर्स, तो यस। प्लानिंग अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। एक जो थॉट प्रोसेस है प्लानिंग को लेके वो क्लियर हाँ। होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो अमित जी इसके बावजूद भी ये सब पॉइंट्स माइंड में रखने के बावजूद भी अगर किसी भी पैसेंजर के साथ में कुछ मिसबिहेवियर होता है जी। तो वो क्या कर सकते हैं और कहाँ इस चीज़ की कंप्लेन कर सकते हैं? देखिए, अगर पैसेंजर को ऐसा है कि उनके साथ मिसबिहेव हुआ है, दो अलग अलग सिचुएशंस है। एक तो ग्राउंड पे एयरपोर्ट टर्मिनल में, या फिर वाइल यू आर फ्लाइंग, जब फ्लाई कर रहे हैं। जब फ्लाई कर रहे हैं तो उनके पास ऑप्शन ये है कि जब एयरक्राफ्ट लैंड करे तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को और एयरलाइन स्टाफ को इन्फॉर्म करें। जी। अगर ग्राउंड पे ऐसा हुआ है वाइल चेक इन या कोई और रीज़न की वजह से, एयरपोर्ट ऑपरेटर की गलती है या एयरलाइन की वहाँ पे गलती है, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि किसको कंप्लेंट आपको करनी है। हर चीज़ का मैकेनिज़्म है, एयरपोर्ट के लिए अलग मैकेनिज़्म है, एयरलाइन के लिए अलग है, और हर एजेंसी के लिए अलग अलग मैकेनिज़्म है। जी। तो आप अवेयर रह के करेंगे काम, और ढंग से अपने कंप्लेंट को विद एविडेंस अगर आपके पास है और भी बेटर है, रिटन रिकॉर्ड आपके पास है तो और भी बेटर है। जी। उस हिसाब से आपका जो दायरा है कंप्लेंट का वो ढंग से एड्रेस हो पाएगा। जी बिल्कुल। और लास्ट मिनट जो कैंसलेशंस होते हैं जो एयरलाइंस की साइड से होते हैं, लास्ट मिनट कैंसलेशंस पर भी आप कॉम्पनसेशन के हकदार होते हैं? और लास्ट मिनट कैंसिलेशन में अलग अलग पॉलिसीज़ हैं कि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, डिपेंडिंग अपॉन। तो अगर लास्ट मिनट कैंसिलेशन ऐसा है जहाँ पे और कोई ऑप्शन ही नहीं है फ्लाई करने का, जी। तो वो अलग पॉलिसी के हिसाब से आपको होटल के लिए एंटरटेनमेंट होगा, या फिर कुछ ना कुछ एयरलाइन उसमें इंतज़ाम करेगी। अगर ऐसा है कि वो दूसरी फ़्लाइट में अकोमोडेट कर सकती है जो उसके 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद फ़्लाइट है, तो उसमें भी वो पहली प्रेफरेंस देते हैं एल्डरलीज़ को, मेडिकल इश्यूज़ वाले लोगों को, या इन्फेंट कैरिंग मदर्स को। जी। पहली प्रेफरेंस उनको होती है। उसके बाद फिर डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स उनको मिलता है ऑप्शन। राइट। ओके। तो अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी फ़्लाइट में होती है तो फिर इसकी जिम्मेदारी क्या एयरलाइंस लेती है? मेडिकल इमरजेंसी अगर फ़्लाइट में होती है, पहला रिकॉर्स तो यही है कि वो केबिन क्रू को बताएंगे। अगर केबिन क्रू से हैंडल नहीं होता तो वो अनाउंसमेंट करेंगे कि कोई डॉक्टर ऑन बोर्ड अवेलेबल है जी। जो कि इनमें फर्स्ट एड दे सकता है, या डिफिब्रिलेटर होते हैं, या ऑक्सीजन मास्क से उनकी हेल्प कर सकता है। जी। अगर फिर भी आउट ऑफ कंट्रोल है तो वो ग्राउंड से एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करेंगे, पायलट्स वगैरह। फिर भी अगर नहीं होता, बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है, तो एक्सट्रीम केसेस में फ्लाइट डाइवर्जन भी हो सकता है। Pilots can make that decision. बट दैट डिसीजन इज़ ए वेरी एक्सट्रीम स्टेप Right. when there is a ultimate situation that it cannot be controlled in air, and it is a very time sensitive matter, depending upon the operational efficiency कि nearest airport कहाँ पे है, ATC से क्लियरेंस मिलता है, Right. तो वो पायलट इन कमांड जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। जी जी। आपके लिए हॉस्पिटल नहीं खोल के दे सकते हैं वो हॉस्पिटल, बट सर्टेनली फर्स्ट एड किट्स से जो हेल्प है वो आपको ज़रूर मिल हाँ, सकती फर्स्ट है। एड किट्स हैं, या डॉक्टर ऑन बोर्ड के लिए पहले हेल्प करेंगे, कोई को Right. ऑन बोर्ड मिल जाए डॉक्टर, तो जो फिजिकल आपको, ही शुड बी एबल टू, वो एनालाइज करके एटलीस्ट बता ही सकते हैं कि कितना सीवियरिटी है आपकी जी जी। मेडिकल हेल्प की।
ओके तो वहाँ से आप फिर वो फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मेडिकल इमरजेंसी दैट यू आर हाँ इन। कितनी सीवियरिटी है, कितना जी ज़रूरत है उसकी। जी अमित जी, यू आर एन एविएशन एक्सपर्ट, तो आप लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहेंगे एविएशन सेक्टर को लेकर व्यूअर्स को? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि एयरलाइन की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि एयरलाइंस बंद हुई हैं कुछ सालों में, तो एक मैकेनिज्म जिसे कहते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रेस मैनेज एनालिसिस ऑफ द एयरलाइन जी एक कंटिन्यूस लेवल पे होना चाहिए कि क्यों एयरलाइन या तो ट्रैफिक की वजह से पैसेंजर ट्रैफिक कम ज़्यादा हो गया उससे सफ़र करती हैं, या एटीएफ इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, या फिर उनके कुछ और रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो एयरलाइन सर्वाइव नहीं कर पाती है फाइनेंशियली। जी फॉरेन एक्सचेंज रेट जैसे बढ़ गया क्योंकि बहुत सा खर्चा डॉलर में होता है। राइट तो अगर एक फाइनेंशियल स्ट्रेस मैनेजमेंट का, रिस्क मैनेजमेंट का एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए जो कि कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सके एयरलाइन को, और एक पैसेंजर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म फंड टाइप बन जाए जिसमें कि इंसॉल्वेंसी होने से पहले ही आपको कोई एक फंड अवेलेबल हो, जिससे कि जिसने पहले टिकट बुक करवा का 1 साल बाद का बीच में एयरलाइन इंसॉल्वेंट हो गई तो उसको आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे पैसेंजर को। तो ये एक पॉलिसी की जो है एक पॉलिसी में एडवाइस है कि एक एयरलाइन का स्ट्रेस मैनेजमेंट टेस्ट, फाइनेंशियल स्ट्रेस टेस्ट हमेशा रेगुलरली होता रहना चाहिए। जी दूसरा जो एयरलाइन की सबसे बड़ा पेन पॉइंट है एटीएफ, वो जीएसटी के अंडर लाना चाहिए जिससे कि एक यूनिफॉर्मिटी आए एटीएफ प्राइसिंग में ऑल ओवर इंडिया, और एक प्रेडिक्टिबिलिटी आए कि इससे मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता हूँ। जी और पैसेंजर के ऊपर भी बर्डन पैसेंजर के कम हो। बर्डन इस सेंस में कम होगा, जब एटीएफ का प्राइस कम होगा, टैक्सेस कम होंगे तो वो पास ऑन होंगे कस्टमर को। जी बिल्कुल तीसरा एक लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डिजिटल एक वो होना चाहिए, ऑडिट मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे कि ये एयरपोर्ट पे क्या चल रहा है, सेफ्टी मैटर्स जो हैं एयरपोर्ट एयरलाइन से रिलेटेड, या जो फाइनेंशियल रहता है एक रिपोजिटरी टाइप बन जाए जैसे कि कंटिन्यूसली एआई को यूज़ करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए क्या बेटर करा जा सकता है एविएशन सेक्टर में, वो करा जा सके। जी बिल्कुल। आई होप ये पॉलिसीज़ जो आपने प्रपोज की हैं इन पर काम किया जाए, जिससे ना कि सिर्फ एयरलाइंस को बेनिफिट हो बट पैसेंजर्स को भी साथ साथ जी, जी। बेनिफिट हो। So thank you so much, Amit ji, for such valuable information. Thank you so much for being on our show. थैंक्स फॉर कॉलिंग And thank you for being here. मी। नमस्कार जी। Namaskar.